तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, नया साल आने वाला है और इसी नए साल की खुशी में मैं आपको इस नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आप वो सब हैं जिन्होंने मुझे लगातार 3-4 साल बहुत सपोर्ट किया। मैं कितना खुश हूँ आपको बता नहीं सकता। बस इतना समझ लीजिए, आप है तो मैं हूँ। ठीक इसी नए साल की शुरुआत के साथ साथ मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि शायद आज तक मैंने अपने चैनल पर नहीं डाली। हालांकि ये कहानी आपको उतनी डरावनी नहीं लगेगी, लेकिन इंसान के साथ क्या क्या होता है वो आपको बहुत बारीकी से जानने को मिलेगा। इसमें इस तरीके के पहलू हैं जो शायद किसी को पता भी नहीं होते, जिसको जानना बेहद मुश्किल होता है। इसके लिए आपको कहानी सुननी पड़ेगी। खैर, फिलहाल अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। तो ठीक जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। नमस्कार आर्या जी, मैं आपकी आवाज़ को बहुत पसंद करता हूँ। मैं कर्नल हूँ और अभी कुछ ही महीनों में ब्रिगेडियर बनने जा रहा हूँ। बस अगर आप मेरी इस कहानी को अपनी आवाज़ देंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैं आज आपको अपनी एक कहानी बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं अपना नाम नहीं बता सकता। कहानी तकरीबन 3-4 साल पहले की है। उस वक्त मेरा एक औरत के साथ अफेयर हो गया था। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे दुष्कर्मों की सजा भगवान मुझे ऐसे दे सकता है। मैं बस यही मानता हूं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ शायद वो मेरे कर्मों की सजा है। आपको बता दूं कि जिसका साथ मेरा अफेयर था उसका नाम दीपा था। वो सच में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि जो शक्ल से इतनी सुंदर है वो अंदर से बहुत लालची होगी, जो कि धीरे धीरे मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर देगी। वो कहते हैं ना, लोमड़ी की खाल में भेड़िया, कुछ ऐसी ही थी वो। लेकिन दोस्तों, मैं महादेव को बहुत मानता हूँ और मेरे गुरु हनुमान जी हैं जो कि हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हाल ही में किसी सिद्ध साधु ने मुझे कहा था कि 18 से 20 साल तक तुमने पहलवानी की, उस वक्त तुमने बहुत व्रत किए थे, तभी से हनुमान जी तुम्हारे साथ है। सच कहूं दोस्तों, उन्होंने एकदम सच कहा था। हालांकि आज भी जब मैं सोता हूं या जब भी मुझे समय मिलता है, मैं हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं और ठीक इन्हीं की वजह से अब फिलहाल कुछ चीजें ठीक हैं। दोस्तों, हालांकि इस वक्त मैं आउटर में हूं, जो कि मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये जगह कल ही चेंज हुई है। बस मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैं चीन बॉर्डर के पास गलवान से पीछे हूं। खैर, ये सब छोड़िए, सीधा कहानी पर आते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि दीपा एक बार मेरे घर पर आई थी। उस वक्त मेरे घर पर कोई नहीं था। उस दिन के बाद 1-2 बार वो मेरे घर और आई और फिर हम कभी कभी बाहर भी मिलते थे। लेकिन जब वो पहली बार मेरे घर आई तो वो बड़े ध्यान से मेरे घर को देख रही थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में जलन नहीं देख पाया क्योंकि मैं उसके प्यार में अंधा था। उसी बीच हम दोनों के बीच वो सब कुछ हुआ जो एक पति पत्नी में होता है। मैं सच में उसके साथ बहुत खुश था और ठीक वो भी मुझे खुशी लग रही थी, लेकिन उसके दिल में पल रही कड़वाहट का मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगा कि दीपा के अलावा मेरे कई औरतों के साथ भी संबंध रहे हैं, जबकि मेरी शादी हो चुकी थी। पर कहानी की पलट यह है कि जब मैं दीपा के साथ खुश था, तभी मेरे घर में कुछ अजीब सी चीजें होने लगी। घर का माहौल धीरे धीरे खराब होने लगा। यूं समझिए, घर में लड़ाइयां झगड़े बढ़ने लगे, यहां तक कि बच्चों के साथ भी मेरी अनबन होने लगी। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। और तो और मैं भी उन दिनों काफी गुस्से में रहने लगा था। घर में लड़ाइयां इतनी बढ़ी कि मैं और मेरे वाइफ के बीच की चीजें डिवोर्स तक पहुंच गई। नहीं मालूम क्यों, पर हम दोनों के बीच लड़ाई रहती। मुझे अच्छे से याद है, मेरा डिवोर्स का केस चल रहा था। उसमें मेरी वाइफ ने यह बता दिया कि मैं एक रॉ एजेंट हूं। मैंने इजराइल कनाडा में काफी कुछ किया है, पर खैर ये सब बातें मैं यहां पर नहीं बता सकता। बस इतना जान लीजिए कि मेरी वाइफ ने ये सब कुछ कोर्ट फाइल में बता दिया और इन सब की वजह दीपा है। दोस्तों, चीजें ऐसी ही खराब होती चली गई कि घर में सब कुछ होते हुए भी चैन सुकून नहीं था। मेरे घर में महंगी महंगी चीजें थी जो कि एक एक करके बिक गई। यहां तक कि मैं और मेरी वाइफ के झगड़े इतने बढ़ गए कि वो मुझे छोड़कर ही चली गई। एक बार की बात है, मैं छुट्टियों पर आया हुआ था। उस वक्त मैंने ड्रिंक कर रखी थी। मैं ठीक घर में बैठा तो था, लेकिन मेरी बेटी के साथ मेरी जम नहीं रही थी। मैंने उसे ऐसे ही कह दिया कि तुम लड़कों के साथ घूमती हो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता।
बस मैंने इतना ही कहा था कि हम दोनों में बहस होने लगी और बहस इतनी ज़्यादा हो गई कि मैंने गुस्से में उसे 2 थप्पड़ मार दिए। इसके बाद वो भी घर छोड़कर चली गई। हालांकि अब वो अपनी माँ के पास रहती है। मुझे ये भी पता चला कि उसके आईपीएस के पेपर जो मैंने भरवाए थे उसने वो क्लियर कर लिए। इस वक्त वो सिलेक्टेड है एज एसपी फरीदकोट पंजाब में। लेकिन दोस्तों, उस औरत ने मेरे घर में ऐसी आग लगा दी कि मानो सब कुछ राख हो गया। वो न जाने कहां से जादू टोना करके आई थी। यकीन मानिए, सब कुछ इतना अजीब था कि मेरा पूरा परिवार टूट गया। एक बार की बात है, मैंने अपने भाई को बाइक दिलवाई थी। अचानक पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। उस वक्त वो जर्मनी में था। वो तो शुक्र था ऊपर वाले का कि मेरा भाई बच गया। उसके बाद से अब वो मेरे साथ यहीं इंडिया में रहता है। एक दिन की बात है, मैं अपने रूम में ऐसे ही चुपचाप बैठा हुआ था। न जाने क्यों मुझे हर एक चीज की याद आ रही थी। ऐसे ही कमरे की तरफ देखते देखते मेरी नजर एक पुराने डब्बे की तरफ गई जिसमें मेरी कुछ पुरानी चीजें हैं। एक बार मन किया उसे खोलकर देखूं। जब मैंने वो डब्बा खोला तो अचानक मैंने कुछ चीज नोटिस की जो कि कुछ स्क्वायर शेप की छोटी सी चीज थी। मैंने जब उसे बाहर निकाल कर देखा तो वो एक ताबीज था। मैंने जब उस ताबीज को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटा सा पेपर था। पता नहीं किसने वो ताबीज इस डब्बे में डाल दिया। उसमें कुछ अरेबिक जैसा कुछ लिखा था, लेकिन साथ में कुछ हिंदी के अक्षर भी लिखे थे, जैसे कि आ, कहाँ, कुछ कुछ ऐसा ही। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मुझे ग्रहों की बहुत नॉलेज है और ठीक मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसी चीजों में मानता भी हूं, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है। पर खैर, जब मेरे हाथ में वो ताबीज था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक पंडित जी को दिखाया जाए, क्योंकि मुझसे ज्यादा उन्हें इन सब चीजों का बहुत ज्ञान है। एक बार को तो मैं उस ताबीज को जलाने जा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा कि इसे मत जलाना वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, बर्बाद तो मैं हो ही चुका था और होना क्या बाकी था। मेरी बीवी, बेटी सब मुझे छोड़कर जा चुके थे। लेकिन पंडित जी के कहे अनुसार मैंने फटाफट उस ताबीज को उठाया और पास ही में एक नहर जो कि हमारे पंजाब में है, उसे हम दोराहा नहर कहते हैं, ठीक वहीं पर फेंकने चला गया। सच कहता हूं, उस ताबीज को फेंकते वक्त मेरे कदम भारी हो रहे थे और ठीक जब मैं नहर के पास पहुंचा तो मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ताबीज मेरे हाथ से नहीं छूट रहा। उस वक्त मैंने हिम्मत करके बजरंगबली का ध्यान किया और उस ताबीज को फेंक दिया। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम था कि इतना सब जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सब दीपा ने किया था, जिसको एक समय में सब कुछ मानता था। पर खैर, ये सब कुछ मुझे बाद में पता चला, क्योंकि दीपा ने ये सारी बातें किसी को बताई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। इस वक्त वो यूएस में रहती है, वहीं से मुझे सब कुछ पता चला। वैसे फिलहाल मैं और मेरी यूएस वाली दोस्त अब साथ में हैं। हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, लेकिन अब भी चीज़ें कुछ ठीक नहीं हुई हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर काला जादू किया है, या शायद किसी और ने, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब भी मेरे घर में अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, सारी उस वक्त की बातें हैं जब घर में एक अजीब सा माहौल हो गया था। आपको बता दूं कि मेरे पिताजी भगवान विष्णु के बहुत सच्चे भक्त हैं। वो गुरु ग्रंथ साहब को भी मानते हैं और तो और सारे देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। उन्हीं की वजह से शायद मैं बच गया और उम्मीद करूंगा कि आगे भी बचा रहूं। दोस्तों, किसी ने मुझे एक चीज दी थी जो कि इंद्र देवता की है। उसमें इतनी शक्ति है कि किसी भी बुरी शक्ति को काट सकती है, लेकिन क्या करें, नुकसान तो होता ही रहता है। जैसे कि एक बार मैंने 80,000 के जूते बनवाए थे, नहीं मालूम कैसे उसकी चैन ही कहीं गिर गई। आप लोग यकीन भी नहीं करोगे, वो चैन ही 20,000 की बनेगी। हालांकि मैंने उसकी कंप्लेंट फाइल की है। क्या बताऊं आप सबको, ऐसी ही चीजें होती रहती हैं, लेकिन सब कुछ पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा। मैं आप सभी के लिए इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, और प्लीज आप सभी इस स्टोरी को जरूर से शेयर कीजिएगा, जिससे सब इस बात का सबक ले सके। कभी भी ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको नुकसान हो। मैं सभी लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी ऐसी पलट गई, मेरी बीवी बेटी सब चले गए। फिलहाल मैंने छुट्टी पर जाना भी छोड़ दिया है। अक्सर छुट्टी पर अगर मैं कभी चला भी गया तो मुझे अच्छा नहीं लगता, घर वीरान सा लगता है। घर पर पिताजी खाना बनाकर देते हैं, यहाँ तक कि हमने कोई काम वाली भी नहीं रखी। इस वक्त जो मेरी फ्रेंड अमेरिका में है वो भी इंडिया नहीं आ पा रही है। इसकी वजह यह है कि मेरा उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस कहानी को खत्म करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों, कभी कभी मैं इतना ज्यादा दुखी हो जाता हूं कि मन करता है कि अपनी ही राइफल से खुद को गोली मार दूं।
लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति मुझे अचानक रोक देती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। साथ ही मैं ये भी जानता हूं कि मेरी कहानी डरावनी नहीं है, लेकिन आपको मैं इस कहानी से ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप अपने घर में किसी को बुलाते हो तो हमेशा सोच समझ कर बुलाना। बस इतनी ही थी ये कहानी। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों सुनिए आपने, ये थी हमारे कर्नल साहब जी की स्टोरी। दोस्तों इस तरीके की कहानी मैंने शायद अपने जीवन में पहली बार डाली होगी, और आप लोग यकीन कीजिए इनकी कहानी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतों का इस्तेमाल हुआ है जिसके बारे में जान पाना बेहद मुश्किल है। सर की कहानी सुनने के बाद दुख तो बहुत हुआ, मगर सीख भी मिली। दोस्तों सबसे बड़ी बात, सर ने एक एक चीज बड़ी ही आसानी से खोल के रख दी। ऐसा कर पाना सबके लिए मुमकिन नहीं होता। अब ठीक मैं दूसरी कहानी सुनाने से पहले सर को तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी इस कहानी के लिए मेरी आवाज चुनी। इसीलिए अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम ध्रुव है, मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूं। दरअसल बात आज से 13 साल पहले की है, जब मैं दिल्ली में ही रहता था। उस समय मैं एक किराए के मकान में रहता था। एक बार की बात है, दोपहर में मकान मालिक ने छत खोल रखी थी, क्योंकि छत अक्सर शाम को 6:30 बजे के बाद ही खुलती थी, लेकिन उस दिन में ही खुली हुई थी। दोपहर में जब मैं छत पर गया तो देखा कि एक लड़का छत के किनारे खड़ा दूसरी तरफ देख रहा था। सबसे बड़ी बात, उस वक्त मेरी उम्र 8 साल की थी, लेकिन अभी भी मुझे सब कुछ याद है। उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और थोड़ा सा स्माइल करके वो छत से कूद गया। उस वक्त कुछ समय के लिए मैं एकदम शांत खड़ा रहा और तुरंत माँ के पास भाग गया। नीचे जाकर जब मैंने माँ को ये सारी बातें बताई तो माँ भी तुरंत छत पर गई, लेकिन जब माँ ने छत से नीचे की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। इसके बाद माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये कैसा मजाक है, मुझे तुमने बहुत डरा दिया था। इतना कहकर माँ मुझे लेकर नीचे आ गई। दोस्तों इसके बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन उस रात मुझे वही लड़का मेरे सपनों में दिखाई दिया और वो मुझे देखकर लगातार हंस रहा था। एक दिन की बात है, घर में लाइट नहीं थी, तो मैं शाम के वक्त अपने माता पिता के साथ छत पर टहल रहा था। घूमते घूमते मैं बस लाइट आने का इंतजार कर रहा था। माँ ने पिताजी के लिए खाना छत पर ही लाया हुआ था, क्योंकि लाइट काफी समय से नहीं आ रही थी। अब ठीक खाना खाने के बाद हम सबने छत पर ही सोने का प्लान बनाया और छत पर ही सो भी गए। अब ठीक उसी दिन रात में पिताजी की अचानक नींद खुली। उन्होंने देखा कि मेरे बगल में एक लड़का खड़ा है। उन्होंने जैसे ही उससे पूछा कि तुम कौन हो, इतने में ही वो अचानक से गायब हो गया। अगले दिन पिताजी ने जब मकान मालिक से बात करी तो पता चला कि वो उनका बड़ा बेटा है। सच कहूं तो उस दिन से हम लोगों ने छत पर जाना ही बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों बात यही नहीं रुकी। वो फिर कभी कभी मेरे और मेरे पिताजी के सामने आने लगा। कभी रोता तो कभी हंसता था। एक हफ्ते के अंदर घर से मानो खुशी ही चली गई हो। इन सबसे परेशान होने के बाद पिताजी ने दूसरी जगह किराए पे मकान ले लिया। इसके बाद हम लोग वहां से अपना सारा सामान लेकर उस घर से बाहर ही आ रहे थे। माता पिता घर के बाहर ऑटो के लिए रुके थे। उस वक्त मैं अपने घर में थोड़ा अंदर ही बैठा हुआ था। तभी मुझे अजीब से हंसने की आवाज आई, जिसके बाद मैं तुरंत दौड़कर बाहर आ गया। ये वो आखिरी पल था जो मैंने उस घर में महसूस किया। हालांकि इसके बाद हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ भी हमने उस वक्त देखा वो वाकई बहुत डरावना था। बस इतनी सी ही है मेरी कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी ध्रुव जी की कहानी। इनकी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। सर मैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, वहीं से हूं। इस कहानी में मैं अपना नाम नहीं बता सकता, पर आपको बता दूं कि यह बात 3 दिन पहले की है, जब मैं, मेरे बड़े भाई और भाई के 3 दोस्त मेरे भाई के दोस्त के बर्थडे की पार्टी में जा रहे थे। हमने वहां पहुंचकर बहुत एंजॉय किया और फिर पार्टी खत्म होने के बाद वापस घर की ओर चल दिए। आपको बता दूं कि हमारे गांव के एक मंदिर से कुछ 1 किलोमीटर दूरी पर एक चौराहा पड़ता है। उस वक्त हम सबको वहीं से गुजरना था, तो जब हम उस चौराहे के पास तक पहुंचे उस समय रात के 11:30 बज चुके थे। अचानक तभी हमने देखा कि चौराहे पर एक लाल और एक सफेद साड़ी पहने हुए एक लड़की या शायद औरत खड़ी थी, जिसे देखकर मैं तो अचानक से डर गया। पर मेरे भाई और उनके दोस्त अक्सर उस चौराहे से गुजरते थे,
लेकिन उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। क्या करते, आज पहली बार जब ऐसा देखा तो वो भी डर गए। वो लोग ठीक हिम्मत करते हुए गाड़ी से बाहर निकले और उन औरतों की तरफ जाने लगे। लेकिन उसी वक्त वो औरत जोरों से चिल्लाई और मेरे भाइयों की तरफ भागने लगी। उसे देखकर हम सबके पसीने छूट गए। हम लोग तुरंत गाड़ी में बैठे और भाई ने गाड़ी स्टार्ट करी। यकीन मानिए, उसने वो गाड़ी तुरंत उस औरत की तरफ बढ़ा दी, लेकिन वो औरत जरा सी भी नहीं हिली। क्या करते, भाई को तुरंत ब्रेक लगानी पड़ी। उस वक्त भाई ने ब्रेक इतनी अचानक से लगाई कि मेरा सर डैशबोर्ड पर लगा और मुझे चोट आ गई। ठीक उसी वक्त भाई के एक दोस्त ने हिम्मत करते हुए बेसबॉल वाला बैट निकाला और ठीक गाड़ी से नीचे उतर गया। उसने जोरों से वो बैट औरत के सर पर घुमा दिया। लेकिन दोस्तों, असली डर का एहसास हमें तब हुआ जब वो बैट उस औरत के सर के आर पार निकल गया। इसके बाद वो तुरंत डरता हुआ गाड़ी में वापस आ गया। भाई ने बिना सोचे समझे उस औरत की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। उस वक्त हमें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, गाड़ी उस औरत के आर पार हो गई। बस फिर भाई ने बिना सोचे समझे गाड़ी को ले जाकर सीधा मंदिर पर ही रोका। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि वो औरत हमें इसलिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि हम हनुमान जी के भक्त हैं, और तो और हमेशा हमारी गाड़ी में हनुमान जी की मूर्ति भी रहती है। मुझे उम्मीद है कि सर इस कहानी को अपनी आवाज़ ज़रूर देंगे ताकि आगे आने वाली और कहानियों में भी मैं सर को दोबारा कहानियां बता सकूं। धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी आपको इनकी कहानी? हालांकि इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने ये ज़रूर भरोसा दिलाया है कि इनकी सच्ची कहानी है। बाकी आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, सभी को नमस्ते सलाम। मैं महेश भाई का सब्सक्राइबर हूँ। तकरीबन 1 साल हो चुका है और ऐसी कोई रात नहीं गई जो मैंने महेश भाई की स्टोरी को नहीं सुना। आपको बता दूं कि मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और ठीक आसाम से बिलोंग करता हूँ। बात दरअसल ये है, जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, यह हादसा भी मेरे साथ तभी हुआ था, जिसके कारण मैं 45 दिनों तक ठीक से सो भी नहीं पाया था। हर रात उठ के दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर भागने की कोशिश करता था, पर मेरी माँ हर बार की तरह मुझे पकड़कर वापस ले आती थी। दोस्तों, आज मेरी माँ मेरे पास नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। पर खैर, ये बात 1997 की है। एक शाम की बात है। मैं अपनी साइकिल से घर लौट रहा था। साइकिल लॉक करने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी नज़र सीधा उसके हाथ पर गई। मैंने जब ध्यान से देखा तो वो एक बूढ़ी महिला थी, मुझसे लगभग 2 गुनी कदकाठी, काली आंखों वाली, लंबे लंबे बाल, माथे पर लाल बिंदी और हाथों में लाल चूड़ियां पहने हुए। उसने बस मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा। कुछ देर बाद जब मैं यूं ही देखता रह गया तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम मुझे जानते हो, आओ मेरे साथ चलो। दोस्तों, मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं छुड़ा सका। नहीं मालूम कैसे, पर एक बात थी, मैं बचपन से किसी भी चीज से नहीं डरा। बजाय इसके मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दो, मैं अपनी माँ से पूछकर आता हूँ। लेकिन दोस्तों, वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने तकरीबन काफी देर तक मुझे ऐसे ही पकड़े रखा। फिर कुछ ही पलों बाद आजान की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, सच कहता हूं, पता नहीं कहां से, लेकिन अचानक मुझ में इतनी ताकत आ गई कि मैंने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया। और ठीक इसके बाद बड़ा ही मजेदार किस्सा हुआ। मैं डरने की बजाय उससे कहने लगा कि तुम यहीं रुको, मैं अपनी माँ से पूछ कर आता हूं, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और ठीक उस औरत का जिक्र किया तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो अचानक गायब हो चुकी थी, मानो जैसे एक पल में हवा की तरह गायब हो गई हो। मैं इधर उधर से ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। उसी वक्त मेरी माँ बाहर आई और पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने जैसे ही सारी बातें बताई तो माँ मुझे पकड़कर अंदर ले गई। माँ ने तुरंत मेरे ऊपर कुछ दुआएं और कुरान की आयतें पढ़ी, क्योंकि जैसे ही मैंने उन्हें बताया तो वो समझ गई थी कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन दोस्तों, उसी रात से मेरा जीवन पूरी तरह उलट पुलट गया। न जाने क्यों, पर हर रात मेरा मन करता कि दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाऊं, लेकिन बार बार मेरी माँ मुझे रोक देती थी। लेकिन दोस्तों, 45 दिनों के बाद अल्लाह और मेरी माँ की कृपा से अचानक एकदम सब कुछ ठीक हो गया। पर दोस्तों, कहानी खत्म करने से पहले आप सभी को इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जिस धर्म के भी हो, अगर आपको अपने भगवान पर विश्वास है तो यकीन कीजिएगा, कोई भी ताकत आपको बर्बाद नहीं कर सकती। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी अल्ताफ की कहानी। उम्मीद है आपको इनकी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी इनके साथ की ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक
मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शेख आयान है। आप सभी को बता दूं कि वो मेरी जिंदगी की अजीब रातें थी। जब मैं पहली बार अपने दोस्त के गांव आया था। गांव पहाड़ों के बीच में था, बहुत पुराना और आधा खाली। वहां पर दिन के टाइम सब कुछ ठीक लगता, लेकिन जैसे ही शाम होती तो एक अलग ही खामोशी सी छा जाती। यहां तक कि कोई कुत्ता भी नहीं भौंकता था। अब बात करूं पहली रात की, तो रात के ठीक 12 बजे मेरी खिड़की पर जोर से नॉक हुआ। मैंने सोचा कि शायद हवा की वजह से हुआ होगा, पर जब खिड़की से बाहर देखा तो खेत के उस पार एक छोटी सी लालटेन की रोशनी जगह जगह घूम रही थी। अगली सुबह जब मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बस एक ही बात बोली कि बेटा, रात को खेत के उस पार कभी मत जाना, वहां कोई नहीं रहता। दोस्तों, इसकी अगली रात और भी ज्यादा अजीब थी। मैं चुपचाप सो रहा था कि अचानक मेरे कानों में किसी के गाने की आवाज आई, धीमी, दुखी सी, जैसे कोई रोते हुए गा रहा हो। उस वक्त मेरे दोस्त ने तुरंत दरवाजा बंद करने को बोला। उसने कहा कि सालों पहले एक औरत की वहां मौत हुई थी। लोगों को मानना है कि उसकी रूह अभी भी गाती है। दोस्तों, दोस्त की बात सुनने के बाद मुझे लगा कि ये शायद इनका वहम है। मैंने मन ही मन फैसला किया कि मैं खुद जाकर देखता हूं। मैंने इसके ठीक अगली रात अकेले जाने का फैसला किया, और तो और मैं अकेला खेतों की तरफ चला भी गया। थोड़ी देर बाद ठंडी हवा का तेज झोंका आया, जिसकी वजह से मेरी लालटेन अपने आप बुझ गई। एकदम चारों तरफ अंधेरा छा गया और वही गाने की आवाज धीरे धीरे तेज हो गई। कुछ पलों बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने एकदम से जब पीछे देखा तो कोई नहीं था, पर सच कहता हूं, वहां की मिट्टी पर गीले पांव के निशान दिख रहे थे, जैसे कोई औरत बिल्कुल नंगे पैर मेरी तरफ आ रही हो। सच कहता हूं, यकीन मानना, वो पैर देखने के बाद मैं भागकर वापस गांव आ गया। लेकिन मैं ये देखकर शॉक हो गया कि गांव में सबके घर के दरवाजे अंदर से बंद थे, जैसे सब लोग ऑलरेडी जानते हो कि आज रात कुछ होगा। मैं ठीक जैसे ही अपने कमरे में गया तो कमरे में एक पुराने आईने में एक हल्की सी शैडो दिख रही थी। लंबे बाल, सफेद चेहरा, जो कि ठीक मुझे ही देख रहा था। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। सिर्फ इतना जानता हूं कि अगले दिन मैं अपने दोस्त के गांव से भाग गया। मैंने वापस कभी उसके गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। न जाने आपको कैसी लगेगी। धन्यवाद। वैसे दोस्तों, मैंने पहले भी कई कहानी में बताया है कि जब भी आपको कोई जगह अजीब सा लगे तो हमें उस सच को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं मालूम कब क्या हो जाए। ऐसे ही इनके साथ भी तो ऐसे ही हुआ। इन्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी, पर खैर शुक्र है ऊपर वाला इनके साथ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। जाने से पहले आपको इतना बता दूं कि मैंने कई छोटे छोटे किस्से इन कहानियों में नहीं लिए, पर मैं आपको याद दिला दूं कि मैं उनको जरूर लेकर आऊंगा। बस आप हफ्ते के बीच में मुझे पिन करते रहिएगा, क्योंकि और आने वाली कहानियों के बीच कहीं आपकी कहानियां कहीं खो ना जाए। फिलहाल अच्छे से न्यू ईयर की तैयारी करें, साथ ही अपना और अपने परिवार का ख्याल भी रखें। चलता हूं, बाय बाय।